जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मुक्तिदूत खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने मुक्तिदूत खंड काव्य से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश बताऊँगा, उसके बाद मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक अर्थात गांधी जी का चरित्र चित्रण बताऊँगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिखा है, एकदम आसान तरीके से आपके दिमाग में चला जाएगा। बस आप सभी को एग्जाम देने जाना है तो वीडियो ध्यान से अंतिम तक देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद मुक्तिदूत खंड काव्य सीधा आपके दिमाग में होगा और आप एग्जाम में इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश समझते हैं, उसके बाद फिर गांधी जी का चरित्र चित्रण समझेंगे। तो प्रश्न अगर ऐसे आए कि मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक लिखिए, तो तीनों ही प्रश्नों का जवाब सेम आपका यही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे दोस्तों कि मुक्तिदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है, यानी किसके ऊपर आधारित है, ये गांधी जी के ऊपर। आगे लिखेंगे इस खंड काव्य को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है। कितने सर्गों में बांटा गया है? 5 सर्गों में, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार सारांश का मतलब यह है कि सर्ग बाई सर्ग, पहले प्रथम सर्ग का सारांश, फिर द्वितीय सर्ग का सारांश, फिर तृतीय सर्ग का, ऐसे ही हम 5 सर्गों का सारांश यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ चुके हैं कि मुक्तिदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन पर आधारित है ना, और इसमें कुल 5 सर्ग हैं। कितने? 5 सर्ग। तो चलिए अब देखते हैं बारी बारी से सभी सर्गों का सारांश। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग और लिखेंगे इस सर्ग में कवि कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर यानी भगवान किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। किसी न किसी महापुरुष के रूप में भगवान इस धरती में अवश्य पधारते हैं, और इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के घर में मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। देखिए प्रथम सर्ग में बस इतना आपको लिखना है कि जब दुनिया में अत्याचार और अंधकार बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं, और इसीलिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में करमचंद जी के घर में मोहनदास नाम के एक महान महापुरुष का जन्म हुआ। ठीक है, ये हो गया प्रथम सर्ग का सारांश। अब आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग का सारांश, और लिखेंगे इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है। मनोदशा का मतलब कि उनके मन के अंदर चल रही बातों का वर्णन है। एक दिन गांधी जी सपने में अपनी माता को देखते हैं। किसको देखते हैं? अपनी माता को। और उनकी माता सपने में उनको समझा रही हैं कि तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। ठीक है, ये हमारा द्वितीय सर्ग हो गया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे तृतीय सर्ग और लिखेंगे कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। भाई पहले सर्ग में क्या हुआ कि भगवान यानी किसी न किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, और दूसरे में क्या हुआ कि गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है, और तृतीय सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया, परंतु हुआ क्या दोस्तों कि युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब आपको चतुर्थ सर्ग हेडिंग डालना है और लिखना है कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। असहयोग आंदोलन मतलब ऐसा आंदोलन जिसमें कोई भी भारतीय अंग्रेजों की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हुई। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया जिसका भारत में विरोध हुआ। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उनकी एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों को शासन करना मुश्किल हो गया। अब आपको हेडिंग डालना है पंचम सर्ग और लिखना है इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब का वर्णन इस सर्ग में है। ठीक है, सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। क्या हो गया दोस्तों? भारत आज़ाद हो गया। देश भर में हर्षोल्लास छा गया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया।
गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ और इसी के साथ यह खंड काव्य भी यहीं पर पूरा हुआ। तो ये था दोस्तों खंड काव्य का सारांश। अब आप लोग कहेंगे भैया इतना बड़ा हमें लिखना पड़ेगा क्या, 2 पेज हमें लिखने पड़ेंगे? अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। पेपर में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखो, तो आप केवल इतना लिखेंगे। पंचम सर्ग का लिखो तो केवल इतना लिखेंगे। द्वितीय सर्ग का लिखो तो आप जितना जितना अलग अलग मैंने बताया है केवल उतना उतना आपको लिखना है, जरूरी नहीं है कि पूरे का लिखना है। जब ये बोला जाए कि पूरे का सारांश संक्षिप्त लिखो तो बस मेन मेन चीज़ें आपको इनमें से लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब इसके अतिरिक्त आपको भाई अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है क्या लिखें, तो अथवा में एक प्रश्न रहेगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण करो। तो भाई इसको लिखने के चक्कर में मत पड़ना, आप चरित्र चित्रण लिखना सबसे बढ़िया। चलिए चरित्र चित्रण को देख लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, हेडिंग डालिएगा गांधी जी का चरित्र चित्रण और लिखना शुरू करना है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, यानी गांधी जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। पहली हेडिंग डालेंगे सत्यवादी, यानी सदा सत्य बोलने वाले, और लिखेंगे गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलनों से उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। बस ये पहली हेडिंग हो गई। मात्र 1 पेज में इनका चरित्र चित्रण मैं बताया हूँ, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में लिख भी सकते हैं। और 2 प्रश्न आएंगे एक खंड काव्य से दोस्तों, लेकिन करना कोई एक ही प्रश्न है, याद रखिएगा, दोनों नहीं करना है, क्योंकि 3 नंबर में ये आएगा, तो केवल एक प्रश्न करना है। अगली हेडिंग बनाना है कुशल राजनीतिज्ञ और लिखना है गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे षड्यंत्रों को पहले ही समझ जाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। अब आपको तीसरी हेडिंग बनाना है देश प्रेमी और लिखना है देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेजों का विरोध करते थे। आपको अगली हेडिंग बनाना है एकता के समर्थक और लिखना है गांधी जी कभी भी मानव मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सभी को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इतना हमने इस हेडिंग में लिख दिया। अब आपको दोस्तों अगली हेडिंग बनाना है स्पष्ट वक्ता एवं नेता और लिखना है गांधी जी एक कुशल नेता थे। वे अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे और इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, देश प्रेमी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता थे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इनका चरित्र चित्रण लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।